सो आई होप यू आर अवेयर सीए इंटर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ग्रुप 1 में आपको एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट लॉ है और फिर कुछ अदर लॉज है। कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज 100 मार्क का सब्जेक्ट है। आउट ऑफ दिस 70 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ, 30 मार्क्स अदर लॉज। अदर लॉज डेफिनेटली बाद में ही पढ़ेंगे जब कॉर्पोरेट लॉ खत्म होगा। अभी बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉज की। तो सबसे पहले यही बात करते हैं, आज का डिस्कशन यही है कि कॉर्पोरेट लॉज होते क्या है, और दूसरा मुद्दा फिर डिस्कस करेंगे हमें क्यों पढ़ना है। बिफोर आई स्टार्ट दिस, बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू दिस सब्जेक्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वही कर रहा हूं बेटा। सो माई नेम इज रोहित खंडेलवाल। ये थोड़ा सा इस रूम में अर्थिंग की प्रॉब्लम है। दूसरे क्लासेस में भी हो रहा था कि ऐसा लिखने में प्रॉब्लम, ऐसे अजीबोगरीब तरीके से। सो माई नेम इज रोहित खंडेलवाल। बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं सीएस भी हूं। एक नाम सुना होगा आपने कभी, अभी और डिटेल में सुनोगे धीरे धीरे, दैट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो इंडिया में आज की डेट में किसी भी कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी का अगर वैल्यूएशन करना है तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एज वेल एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये पर्सन केवल और केवल हो सकता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। दिस इज द मोस्ट, हम कह सकते हैं वन ऑफ द चैलेंजिंग और मोस्ट टफ कोर्स ऑफ द एंटायर कॉमर्स स्ट्रीम एज ऑफ नाउ। इंडिया में रजिस्टर्ड वैल्यूअर अब तक केवल हैं, पूरे इंडिया में अब तक केवल 1500 रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं। फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम। ये एग्जाम आप सीए या सीएस बनने के बाद, जब आपको एटलीस्ट 3 साल हो जाए उसके बाद आप ये एग्जाम अपियर कर सकते हो। इट इज कंडक्टेड बाय आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एक नाम आप या तो अभी सुना होगा आपने या आगे कभी और भी सुनोगे डिटेल में। डायरेक्टर्स की एक क्लास होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हर बड़ी कंपनी में, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं टू टेक केयर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो हर कोई पर्सन ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगेन नहीं बन सकता। उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की एक विंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जैसे आप सुनते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी, आईआईएम, वैसे ही हमारे फील्ड का एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वो एक एग्जाम लेता है पहले कैंडिडेट का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला। वो आप पास करो, उसके बाद ही आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हैं। So I am also qualified with this exam and I am also serving as an independent director on some of the board of the companies. कुछ companies के board पर मैं अभी as an independent director हूँ। Next, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम I hope सबने सुना हुआ रहता ही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमीज में ई शिप कैसे डेवलप होती है, उस चीज का एक कोर्स था, मैंने ये किया हुआ है। सो दिस इज अबाउट माई एजुकेशन प्रोफाइल। एज फार एज माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं पिछले 12 सालों से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस करता हूँ। आई होप आप जानते हो प्रैक्टिस क्या होती है। सीए बनकर आप 2 ही काम कर सकते हो, या तो जॉब या प्रैक्टिस। सो आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग में सीए की भी करता हूँ एंड आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड दूसरा काम जो मैं कर रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से, इट इज एकेडमिशियन। पढ़ाता हूँ सीए स्टूडेंट्स को। अब तक करीब 13-14 हज़ार बच्चे पढ़ा चुका हूँ इस फील्ड के, सीए और सीएस। और यहाँ हम तो इट इज ऑल अबाउट मी। अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैं आपको एक तो अदर लॉ वाला पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा और कॉर्पोरेट लॉ का जो 70 मार्क का सिलेबस है उसमें से 20 मार्क का सिलेबस पढ़ाऊंगा। बचा हुआ 50 मार्क का सिलेबस विल बी टॉट बाय तरुण महाजन सर।
ठीक है, तो हम 50 मार्क्स डिस्कस करेंगे, एक कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट और फिर अदर लॉज। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कॉर्पोरेट लॉज क्या होते हैं, आप बताओगे? बढ़िया, सर जो कंपनीज पर लगते हैं, मतलब आपके हिसाब से कॉर्पोरेट मतलब कंपनी? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, हमारे हिसाब से दो, कंपनी और एलएलपी। ये मैं लिख नॉर्मल रहा हूं लेकिन आपको अरेबिक दिख रहा होगा, ये अर्थिंग की प्रॉब्लम है इस रूम में। आप, मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना। कंपनी और एलएलपी पर जो लॉ लगते हैं उनको कह सकते हैं कॉर्पोरेट लॉज। बढ़िया, अब आप समझो ये वर्ड कहां से आते हैं। एक नाम आप बहुत अच्छे से सुनते होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। कौन कौन से फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो आप इंडिया में? मोस्ट पॉपुलर 4 फॉर्म: प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी एंड फाइनली देन कंपनी। 4 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है इंडिया में बिजनेस करने के। चारों क्यों चलते हैं? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म क्यों चलती है? अगर किसी को बहुत स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना है, छोटा सा बिजनेस करना है, कंप्लायंसेस का बर्डन नहीं चाहिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहिए, कॉस्टली अफेयर्स नहीं चाहिए, तो वो क्या बनाता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म। सब पूरा कंट्रोल उसका, पूरा डिसीजन मेकिंग उसकी, पूरा प्रॉफिट उसका। प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग इज लिमिटेड एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज लाइबिलिटी। ही इज having limited scope of business, limited managerial capacity, limited money, limited sources, लेकिन एक ही चीज अनलिमिटेड है, इट इज लाइबिलिटी। तो अगर आपको थोड़ा भी बड़ा बिजनेस करना है, सो यू नीड सम को ओनर्स, आपको दूसरे और लोग चाहिए। तो फिर आपको डेफिनेटली यहां से आगे अगर बढ़ना है तो कहां जाना पड़ता है? पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स में जो लिमिटेशन प्रोप्राइटरशिप फर्म में थी कि सब कुछ लिमिटेड है, वो कम हो जाएगा। अब आपके पास पैसा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि पार्टनर एक से ज्यादा है, मैनेजरल कैपेसिटी आपके पास ज्यादा है, बिजनेस का स्कोप बढ़ाने के अब आपके पास चांसेस ज्यादा है। सो पार्टनरशिप फर्म में वो प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ वन अनदर। जानते हो क्या ये बात आप? पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक पार्टनर की गलती के लिए सभी पार्टनर्स लायबल होते हैं। अब सपोज करो ना, आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म बनाई, सीए फर्म बनाई, आप दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, इंटर फाइनल सब आपने साथ में किया, आप दोस्त ने आप दोस्त थे, बढ़िया दोस्त बने, आपने बोला यार साथ में काम करेंगे, आपने एक फर्म खोल ली 4 फ्रेंड्स ने मिलकर, चारों आप पार्टनर हो। अब आपको एक ऑडिट मिला, ऑडिट आपका दोस्त साइन करके आया, दिल्ली में जाकर वही काम करने गया था, ऑडिट में कुछ गलती हो गई, कौन रेस्पॉन्सिबल है? चारों पार्टनर्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अ, हमारी जो फर्म है जहां मैंने बोला मैं प्रैक्टिस करता हूं, सो वी वर्क इन द नेम ऑफ दिस स्पार्क एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी नाम की हमारी एलएलपी है। जब हमने ये नहीं बनाई थी उसके पहले हमारी फर्म का नाम था स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी। So we are almost 25 partners. We work in 11 states. We are having 13 branches of our firm Spark and Associates. तो अब हमारा दिल्ली में भी पार्टनर बैठा हुआ है, हमारे दिल्ली में 2 पार्टनर्स बैठे हुए हैं। अब पता पड़ा साइन वो कर रहे हैं, गलती उन्होंने कर दी, हम इंदौर में बैठे हुए जबरन में धरा गए। सो व्हाट वी डिड, हमने हमारी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एलएलपी में। ये प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है फिर उसका। सो फर्म हैव इनहेरेंट प्रॉब्लम कि सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट, और दूसरी प्रॉब्लम तो अभी तक भी चली रही है, यहां भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। रीजन बीइंग पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट एंटिटी ट्रीट नहीं किया जाता इन द सेम वे जिस वे में हम प्रोपराइटर और प्रोपराइटरशिप फर्म को सेपरेट एंटिटी ट्रीट नहीं करते। अकाउंट करता है प्रोपराइटर और प्रोपराइटरशिप फर्म को अलग अलग ट्रीट। आपको पहले दिन ही सिखा दिया गया होगा, अकाउंट में ऑनर अलग बिजनेस अलग, इसीलिए ऑनर जब पैसे डालता है तो कैपिटल कहलाती है, पैसे निकालता है तो ड्रॉइंग कहलाती है। पर एज फार एज लॉ इज कंसर्न वो सेपरेट पर्सन नहीं है, प्रोपराइटर और प्रोपराइटरशिप फर्म। सेम पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट पर्सन नहीं है, तो उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है।
2008 के पहले हमारे देश में क्या प्रॉब्लम थी कि अगर इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो क्या बनाओ? कंपनी आपको क्या देगी? स्टेटस ऑफ व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी. इफ यू वांट योर एंटिटी टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम योरसेल्फ, देन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. कंपनी बना लो भैया. तो प्रॉब्लम क्या है? बना लो. लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, बड़ा बिजनेस भी हो सकता है यहां से, पब्लिक का पैसा भी इस देश में केवल कौन ला सकता है? कंपनी. तो बना लो. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कंप्लायंसेस का जबरदस्त बर्डन. हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंप्लायंस इस देश में किसको करने होते हैं? कंपनीज को. बनाना आसान नहीं है, चलाना आसान नहीं है, बंद करना आसान नहीं है. बनाने में खर्चा जबरदस्त लगता है, चलाने में बहुत खर्चा लगता है, बंद करने में बहुत खर्चा लगता है. ये प्रॉब्लम्स हैं. तो बेचारों को सेपरेट एंटिटी के चक्कर में इतना कुछ करना पड़ जाएगा. तमाम तरीके के ऑब्लिगेशंस हैं, तमाम तरीके के कंप्लायंसेस हैं. 2008 में भी फाउंड द सॉल्यूशन. हम एलएलपी लाए हैं. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी. इसको चलाना पार्टनरशिप फॉर्म जैसा है, लेकिन इसमें ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. तो इसलिए हम लेकर आए एलएलपी. क्या एलएलपी में भी सेपरेशन होता है? हाँ, तभी तो लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड. तो सुनिए, इंडिया में दो ही एंटिटी है मेजर जिनमें ऑनर और वो एंटिटी अलग अलग ट्रीट होती है. दैट इज एलएलपी एंड कंपनी. नाउ इन एलएलपी और कंपनी को ही क्या कहा जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट. इसका उल्टा करते हैं. इसका मतलब ये माना जाता है कि इनकी कॉर्पोरेट बॉडी है. मतलब क्या? मतलब वर्ड यही है, बॉडी. आप और मैं अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि आपकी और मेरी बॉडी अलग अलग है. वैसे इनकी भी बॉडी अलग है. तो हम बोल रहे हैं इनसे आपकी कौन सी बॉडी है? नेचुरल बॉडी नहीं. फिर अलग कैसे हो? तो हम कहते हैं कि इनकी कौन सी बॉडी है? कॉर्पोरेट बॉडी है. आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकी कॉर्पोरेट बॉडीज है. और इसीलिए मैं वर्ड लिख रहा हूं कि इनकी क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है. ऐसी एंटिटीज इनकी कॉर्पोरेट बॉडी है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट. और इन कॉर्पोरेट्स को चलाने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट लॉज. laws which are there to govern the body corporates in these countries are called corporate laws. तो मतलब कॉर्पोरेट लॉज के नाम पर हमारे मेजर लॉ कौन से हो गए? कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट 2008. आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं कॉर्पोरेट लॉ के नाम पर. गॉट द पॉइंट? ये है कॉर्पोरेट लॉ. अदर लोग कुछ भी नहीं बेटा, जब पढ़ेंगे तभी समझेंगे. अभी जबरन में दिमाग खराब करने से कोई जरूरत नहीं है. 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर हैं छोटे से और 30 मार्क्स. पढ़ेंगे तब समझेंगे अदर लॉज क्या है. अभी कॉर्पोरेट लॉज ये है. क्या हमें पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे. कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है. इट कंसिस्ट 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर हैं, 470 सेक्शंस हैं. बहुत बड़ा एक्ट है. आपको बहुत समराइज्ड कंपनी लॉ पढ़ाया जाएगा. बचा हुआ कंपनी लॉ फाइनल में पढ़ोगे आप, है ना? वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स. पता ही नहीं बताया आपको, फाइनल में कुछ मॉड्यूल्स के एग्जाम सेंटर पर नहीं, आपको कहीं और जाकर देने पड़ेंगे. तो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के नाम पर आपको कंपनी लॉ पढ़ाया जाएगा, जो आप खुद पढ़कर खुद एग्जाम दे आओ. वह एग्जाम सेंटर पे नहीं जाना है. तो वहां आपको बचा हुआ कंपनी लॉ पढ़ाएंगे. नाउ आगे बढ़ते, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं. हमें क्यों पढ़ा रहे हैं कंपनीज एक्ट? क्या हमारा कोर सब्जेक्ट है? हमें फाइनेंस पढ़ाओ सर, हमें टैक्सेशन पढ़ाओ, हमें अकाउंट पढ़ाओ, हमें ऑडिट पढ़ाओ. वाई कंपनी लॉ? तो सुनिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दो तरह के ऑडिट सबसे ज्यादा करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हम दो ही तरह के ऑडिट करते हैं, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा हम दो तरह के ऑडिट करते हैं. एक हम करते हैं टैक्स ऑडिट और एक हम करते हैं कंपनी ऑडिट्स. सर हमने तो ऑडिट सुना था. अरे ऑडिट जाने कितने तरह के होते हैं. एक होता है टैक्स ऑडिट, एक होता है कंपनी ऑडिट. व्हाट इज टैक्स ऑडिट? टैक्स ऑडिट का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इनकम टैक्स के कंप्लायंस करे या नहीं करे. दैट इज टैक्स ऑडिट. और कंपनी ऑडिट क्या होता है कि आप अगर कंपनी हो, हर कंपनी को कंपनी ऑडिट करवाना कंपलसरी है, चाहे प्राइवेट कंपनी बना लो या पब्लिक बना लो. तो कंपनी ऑडिट क्या होता है? बोले हर तरह की कंपनी को अपना ऑडिट करवाना कंपलसरी है. किस एंगल पर? कि आपकी कंपनीज ने कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस किए
या नहीं किए, ये चेक कौन करेगा एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपका ऑडिटर होगा। अब मुझे बताओ क्या चेक करने जाओगे कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस किए या नहीं किए? कब चेक कर पाओगे? जब आपको कंपनीज एक्ट आता होगा। पहले you need to become an expert of the companies act, then only you are eligible to check whether the companies have complied the rules or not. तो पहले इसलिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हम कंपनी ऑडिट्स करेंगे बाद में जाकर। ठीक, चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, प्रीलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। प्रीलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ द लॉ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कस करें उसके पहले कुछ अगेन बहुत बेसिक सी बातें जो इवन आपको लगे तो आप नोट भी कर लेना, आप क्लास का तरीका समझ लेना। हम लॉ बहुत लॉजिकली पढ़ते हैं। मेरा एक मानना है, मानना क्या है, वो फैक्ट है कि लॉ भगवान ने नहीं बनाया, हमें कहीं खुदाई में से नहीं मिला। कोई भी लॉ हो किसी पर्सन ने बनाया, भले ही वो पर्सन मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, बट है आपके और मेरे जैसा एक नेचुरल पर्सन। तो अगर किसी पर्सन ने अपने आप से बनाया है तो उसने कुछ सोचकर बनाया होगा, वैसी सोच आप डेवलप कर लो तो लॉ समझ में आएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। क्यों बनाया होगा, क्या सोचकर बनाया होगा, डेवलप कर ली जाए थॉट प्रोसेस, आपको लॉ से अट्रैक्शन होगा, आपको अटैचमेंट हो जाएगा। सॉरी, आपको लगेगा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कि मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो समझें, लॉ से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, जो ऑब्वियस है सिलेबस का ही पार्ट है, बट अभी मैं आपको सिलेबस नहीं दिखा रहा हूं। समझो, एक होता है लॉ और एक होता है रेगुलेटर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए हु इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? बैंकिंग इंडस्ट्री, आरबीआई। तो बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। कौन से लॉ के थ्रू? There is an act to regulate banking companies in India that is called Banking Regulation Act. ठीक है, किस पर लगता है ये? बैंक्स पर, बैंक को फॉलो करना पड़ता है। तो लॉ क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन है। हु इज देयर टू वॉच? आरबीआई, तो वो रेगुलेटर है। वैसे ही अगर मैं कंपनीज एक्ट को अगर लॉ के नाम पर लिखूं तो हु इज द रेगुलेटर? एनीवन? यस। और कुछ? ठीक है, और कुछ? बढ़िया, मुझे पता था आंसर आएगा। दो आंसर आए हैं, एक बिल्कुल सही है, एक थोड़ा सा सही है। दो आंसर आ रहे हैं, आरओसी और एमसी है। द राइट आंसर इज एमसी। अरे सर, हमने तो सर आरओसी आरओसी सुना है सर फाउंडेशन में सर। तो आज आपको ना आरओसी की पोजीशन दिखाता हूं सबसे पहले। बिल्कुल आपने कंपनीज एक्ट थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा है, मैं बस आपको कुछ दिन लूंगा अटैचमेंट डेवलप करने के लिए। कंपनी एक्ट कितनी जबरदस्त चीज है, और हम एक नेक्स्ट लेवल पर ही पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस इंटर एक अलग ही लेवल है, उसी लेवल से पढ़ेंगे। तो समझने के एंगल से पढ़ेंगे। जो सिलेबस है 100% वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, बट हम वो समझें जिससे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए। तो देयर इज अ लॉ, देयर इज अ रेगुलेटर। कंपनीज एक्ट का रेगुलेटर कौन है? एमसीए। अभी एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल की या स्टेट की? तो स्टेट में नहीं होता है एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री? हाँ जी सर। हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री? आप इंडिया में रहते हो ना सब? और हम यहीं रहते हैं सर, हमने इतना सोचा ही नहीं था कभी जीवन में। अब सोचना स्टार्ट करो, वो मैं आपको मजबूर कर दूंगा इन सब चीजों पर, डोंट वरी। तो सुनिए यार, निर्मला सीतारमन जी इज मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आप कहोगे सर वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। इंडिया में बहुत सालों से ये ट्रेंड है, चलन है कि जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री देते हैं उसी को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी देते हैं। ठीक है,
तो निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर हैं एमसीए की। अब एमसीए को डेप्थ में लेकर चलते हैं। क्या काम है एमसीए का? भैया कंपनीज एक्ट बनाना, कंपनी लॉ से रिलेटेड बातें करना। एमसीए को यही करना है, कंपनी लॉ रिवाइज करना, लॉ बनाने। कंपनी लॉ कौन बनाएगा? एमसीए। लॉ फॉलो हो रहा नहीं हो रहा कौन देखेगा? एमसीए। तो कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा? एमसीए। तो इंडिया में साला कंपनी कितनी है इतनी कि वहां बैठ के सारी कंपनियों को रेगुलेट कर लेंगे? कितनी कंपनियां हैं इंडिया में, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इवन एलएलपी। मैं केवल कह रहा हूं कंपनी, अंडर कंपनीज एक्ट कितनी होंगी इंडिया में? एनी आइडिया? बढ़िया। कैसे बताया आपने ये एग्जैक्ट? तो इंडिया में करीब करीब 16 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं। 16 लाख। हाँ, छोटी मोटी इकोनॉमी में नहीं बैठे हम। 16 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं इंडिया में, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। बेटा 10,000 आप सही बता रहे हो, 10,000 लिस्टेड कंपनियां हैं इंडिया में, करीब 10,000 तो लिस्टेड है हमारे यहाँ। 16 लाख कंपनियां। आपको लगता है दिल्ली में बैठकर एमसीए 16 लाख कंपनीज को वॉच कर लेगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो एमसीए को पता था कि हमें लोअर लेवल तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले एमसीए ने अपने आप को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया, पूरे इंडिया को अलग अलग रीजन में बांट दिया। आपका आईसीआई भी ऐसे ही काम करता है, पता है आपको? आपके हिसाब से आईसीआई मतलब दिल्ली, एक बिल्डिंग? आईसीआई कैसे काम करता है? आपको लगता है दिल्ली में बैठकर आईसीआई की वो बिल्डिंग 4 लाख से ज्यादा मेंबर्स और 15 लाख स्टूडेंट्स को मैनेज कर लेंगे? आईसीआई ने क्या किया हुआ है? आईसीआई ने अपने पूरे इंस्टीट्यूट को 5 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन एंड फाइनली एक सेंट्रल रीजन। इस सेंट्रल रीजन में आती हैं 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। 7 बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं सेंट्रल रीजन में। सर रीजन क्या करता होगा? उस पर्टिकुलर रीजन के मेंबर्स और स्टूडेंट्स को संभालने की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी उन रीजनल ऑफिसर्स की। तो सेंट्रल रीजन का जैसे हेड ऑफिस है हमारा आईसीआई का कानपुर में, ठीक है? तो सर आपको लगता है कानपुर में बैठ के वो 7 स्टेट्स वो इंदौर चला लेंगे? इंदौर अकेले में 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो क्या करते हैं, जहां भी एक लिमिट से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, इन रीजन के अंडर में क्या बना दिए जाते हैं? अलग अलग चैप्टर ऑफिसेस, जिनको और क्या बोला जाता है? ब्रांच ऑफिसेस। है इंदौर में ब्रांच, और दिस इज द वेरी लोवेस्ट लेवल ऑफिस ऑफ आईसीएआई। ये सबसे लोअर लेवल है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच के ऊपर है रीजन, और रीजन के ऊपर है आईसीएआई की सेंट्रल बॉडी। देयर आर 3 लेयर्स: सेंट्रल, रीजन एंड देन ब्रांच। ठीक है? देश समझें, आईसीएआई को समझें, लॉ समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। तो कौन चलाता है इसको? ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे बताओ देश कैसे चलता है? देश 2 तरह से चलता है। एक तो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जिनको आप कहते हो ब्यूरोक्रेट्स, और एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है ना, जिनको आप बोलते हो नेता, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो आईसीआई भी वैसे चल रहा है। सेंट्रल काउंसिल टॉप लेवल पर 32 लोग हम इलेक्ट करके भेजते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्ट होकर जाते हैं वो सेंट्रल काउंसिल में बैठते हैं, वो हो गए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। और फिर वहां आईसीआई के पूरे स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, ये 2 मिलकर चलाएंगे। फिर रीजन कौन चलाएगा? रीजन में अगेन ऑफिसर्स और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर यहां भी कुछ इलेक्शन होंगे, आईसीआई के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको चुनकर भेजेंगे वो रीजनल ऑफिस में जाएगा। ब्रांच कौन चलाएगा? ब्रांच में भी अगेन ऑफिसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ब्रांच के भी चुनाव होंगे। हाँ, मतलब सीए बनने के बाद जो आपको पार्षद का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव में जो वोट देना है वो देना। 3 वोट और देने हैं आपको, ब्रांच ऑफिस के चुनाव में, रीजनल ऑफिस के चुनाव में, सेंट्रल काउंसिल के चुनाव में। सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच, इन 3 के इलेक्शन और होते हैं।
अभी जब आपके फाउंडेशन के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तब दिसंबर में आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, और अभी 14 दिन बाद 15 तारीख को, 15 फरवरी को इंदौर ब्रांच के इलेक्शन है, तो होते हैं यहां सर। पूरी ने था क्वेश्चन है सर, यहां भी पॉलिटिक्स, प्रॉपर पॉलिटिक्स है, प्रॉपर पॉलिटिक्स है। केवल मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वोटिंग में। कोई भी मेंबर इलेक्ट कर, कोई भी मेंबर कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, है ना, कोई भी कर सकता है। चलिए, ये मैंने आईसीआई समझाने की कोशिश। हाँ हाँ, स्टूडेंट रीजन में होते हैं क्या? हाँ, आप जो स्टूडेंट हो ना वो सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट हो। सर क्या बात कर रहे हो, हम तो आईसीआई के स्टूडेंट हैं। हाँ, पर आईसीआई में आप सेंट्रल रीजन के हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो ऐसा होगा, सीआरओ। हमको लगता था सबका ही होता होगा, नहीं आपका सीआरओ है। मुंबई जाओगे उसका नंबर डब्ल्यूआरओ मिलेगा। सीआरओ मीन सेंट्रल रीजन, डब्ल्यूआरओ वेस्टर्न रीजन। बेंगलोर वालों से पूछोगे उसका नंबर एसआरओ चल रहा होगा। तो क्या बात कर रहे हो, हमको सीआरओ ही नहीं बता रहा आज तक। सेंट्रल रीजन की वजह से सीआरओ है आपका नंबर। मुंबई जाओ आर्टिकलशिप करने, कोई नया फ्रेंड बने, उससे ये मत पूछना तेरा सीआरओ नंबर बता, जो आप गलती करते हो। मत पूछना, इज्जत खराब हो जाएगी आपकी 2 मिनट में। उससे यही पूछना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्योंकि सीआरओ नंबर आपके पास, उसका डब्ल्यूआरओ है। वो बोलेगा सीआरओ क्या होता है। ठीक है। हाँ सर, ये स्टूडेंट एसोसिएशन क्या होते हैं तो सुनो, सीए में स्टूडेंट एसोसिएशन भी बनते हैं, बने हुए हैं ऑलरेडी। तो सुख सुना होगा ना आपने कभी नाम, सिकासा। तो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज कासा, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। तो सीआई क्या है, सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट एसोसिएशन को सिकासा कहते हैं। मुंबई में विकासा चल रहा है, नॉर्थ में दिल्ली में निकासा चल रहा है, हमारे यहाँ सिकासा चल रहा है। जैसे सेंट्रल, सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ऐसे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि क्यों मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा कामों को। तो अब एमसीए ने क्या करा, एमसीए ने सबसे पहले अपने आप को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया, और हर रीजन में कुछ स्टेट्स पटक दी। इस रीजन में 5 स्टेट, इस रीजन में 10 स्टेट। अब रीजन क्या करेगा, हर रीजन में 5 5 7 7 स्टेट्स हैं। तो रीजन के अंडर में सपोज करो 5 स्टेट्स हैं, ABCD, ये सब स्टेट्स हैं। इन हर स्टेट में एमसीए किसको बिठाएगा, आरओसी को। तो सुनो ढंग से, आरओसी थर्ड लेवल का ऑफिसर है, जो कहां बैठा है, हर स्टेट में। इसके ऊपर कौन बैठा है, रीजन का ऑफिसर। और रीजन के ऑफिसर को क्या कहते हैं, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। सही बताओ, आज तक के नाम सुना ही नहीं सुना आपने? सुना है आपने, कम नीलो पढ़ते पर थोड़ा बहुत नाम आरओसी आर, पर हमको पता ही नहीं होता क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। होगा कोई आरडी, समझो कहां है वो, लेयर में कहां आता है। आरडी भी एमसीए का ऑफिसर है, आरओसी भी एमसीए का ऑफिसर है। अब मुझे जल्दी से बता दो, आरओसी का बॉस कौन है? यस, ये समझ में आना चाहिए, हम बेवकूफ रह जाएंगे। कहीं लॉ में लिखा हुआ मिल जाए आपको किसकी परमिशन आरओसी से लेनी है, और वहीं आगे मिल जाए किसकी परमिशन आरडी से लेनी है, समझ देना मैटर यहां बड़ा है। तभी तो बॉस से पूछने भेज जा रहे हैं। हमारी नॉलेज डेवलप नहीं हो पाती, हमारे फंडा ही डेवलप नहीं हो पाते। जैसे ही किसी प्रोसेस में आ गया कि भैया आरडी का इन्वॉल्वमेंट है, अपने आप शांत बैठ जाना, बोले टिपिकल प्रोसेस होगी कुछ जो ऊपर जा रहा है। आपसे किसी ने कहा होगा कभी कि सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम को अगर ऑल्टर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। तो आपको सीरियसली लगता है मोदी जी अप्रूव करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर डेलीकेट कर रखी है आरडी को। तो एम सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है, इससे पूछ कर आओ। एमसीए, एमसीए ने अपने आप को पहले किसमें डिवाइड किया, जल्दी बताओ, रीजन्स में। हर रीजन में कुछ कुछ स्टेट्स हैं, और फिर उन स्टेट्स में किसको बिठा रखा है, आरओसी को। तो स्टेट वाइज आरओसी होता है, कुछ स्टेट्स को क्लब करके रीजन बनाया, वहां रीजनल डायरेक्टर बैठा हुआ है। तो आपको या तो परमिशन आरओसी से लानी पड़ेगी, कहीं कहीं आरडी से लानी पड़ेगी ना। जैसे बिल्कुल बताता हूं ना बेटा, जैसे एमपी जिस रीजन में आता है
एमपी, गुजरात, वो रीजन का ऑफिस अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद आरडी लगता है हमारे को। तो सपोज करो अगर लॉ में लिखा है कि ये काम करना है आरडी से पूछ कर आओ, तो अगर वो काम एमपी की कंपनी को करना है तो कौन से आरडी के पास जाना पड़ेगा? अहमदाबाद आरडी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आरडी हर स्टेट में तो नहीं है। फिर आपको देखना पड़ेगा एमपी कौन से रीजन में कवर है, उस रीजन का रीजनल डायरेक्टर कहां बैठता है, आपको वहां जाना है। ये सीन है। दिस इज हाउ एमसीए वर्क्स। आगे बढ़े, चलिए। कंपनी लॉ प्रीलिमिनरी पार्ट, पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट क्या है समझाने की कोशिश करता हूं। समझना, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले क्या हुआ करता था? 1956। इस एक्ट को परमिशन मिली प्रेसिडेंट की, कब? 29 अगस्त 2013 को। अच्छा मुझे ये भी बता दो ना यार, लॉ कौन बनाता है? ये लॉ किसने बनाया होगा कंपनीज एक्ट 2013? एमसीए ने। तो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? कोई भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। ऑनलाइन वालों कुछ बोलोगे? सो तो नहीं रहे तुम उधर बैठ के? दोनों बना सकते हैं, बढ़िया। एक बात बताओ, देश कौन से लॉ से चल रहा है हमारा? अच्छा कहाँ लिखा होगा, चलो आपको तो नहीं पता, आपको पढ़ना है कौन बना सकता है कब, कहाँ लिखा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक बात बताऊं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है ना वो आपको पढ़ाया होगा आपके टीचर ने कभी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने की पावर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अरे सर हमने जाने क्या क्या सुना हुआ है, पर हमने आपने कभी चॉकआउट नहीं किया चीजों में चल क्या रहा है ये। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। वो मुद्दे जो सेंट्रल लिस्ट में लिखे हुए हैं ना उन पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जो मुद्दे स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं ना उन पर लॉ केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट का मतलब होता है साथ साथ मिलकर। तो अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों को अफेक्ट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लिख कर गए थे कि वो मुद्दे यहाँ हैं, उसका मतलब उन पर लॉ बनाने के लिए सेंट्रल की भी अप्रूवल चाहिए और आधे से ज्यादा स्टेट की भी अप्रूवल चाहिए। जीएसटी कौन सी लिस्ट में लिखा गया था नाम? कॉन्करेंट में, क्योंकि उससे सेंट्रल का रेवेन्यू भी अफेक्ट हो रहा था और स्टेट्स का भी। बट ऑब्वियस से वैट खत्म हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स खत्म हो रहा था, सेंट्रल का इंटरेस्ट। तो जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट कब तक लागू नहीं हो सकता था देश में? केवल सेंट्रल के अप्रूव करने से कुछ नहीं हुआ, जब तक हमने आधे से ज्यादा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में वो पास नहीं करवा लिया तब तक वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। आपको पता है पार्लियामेंट के, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स होते हैं? मैं ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत अजीबोगरीब दिख रहा है, फिर भी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऐसे चलती है ऐसे चलती है डेमोक्रेसी। देर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको कई बार सुनने को नहीं मिलता, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज मीडिया। तो फोर्थ अगर वो है तो 3 कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो पालन करवाएंगे, जुडिशरी मतलब प्रोटेक्टर जो लॉ प्रोटेक्ट करेगी, कोर्ट्स। तो लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर। तो लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल में पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव है, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट में डाउट आएगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तो एक ही बात है ना?
नहीं है। अरे सर वहीं तो बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, वहीं बैठे हुए हैं, अभी बजट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। क्या केवल गवर्नमेंट बैठी हुई है? गवर्नमेंट तो अभी किसकी है? बीजेपी की, पर सही मायने में बीजेपी की भी नहीं है, अलायंस की है। बीजेपी के पास अकेले के पास मेजोरिटी इस बार नहीं आई थी। नीतीश कुमार यादव और चंद्रबाबू नायडू, ये दो पार्टी से अलायंस करके आपने पार्टी सरकार बनाई है। तो क्या तीन पार्टी बैठी हुई है पार्लियामेंट में? या कांग्रेस के भी सांसद बैठे हुए होंगे पार्लियामेंट में? कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं, सबके बैठे हुए हैं। तो पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में तो सारे सांसद बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट के तीन हाउसेज होते हैं। एक लेक्चर दूंगा, आप देखकर आना, कल संडे है ना, या तो मेरी क्लास लगेगी, अगर इन केस अगर नहीं लगे तो एक लेक्चर मिलेगा, वो देख के आना। और मैंने सब यही सिखाया है, ठीक है। फर्स्ट अर्ली बर्ड बैच में वो जो डिस्कशन हुआ 2 दिन पहले, वही या तो मैं आपको दिलवा दूंगा, वो आप देख कर आना। पार्लियामेंट के तीन हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट तो तीन है। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के भी लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी बैठे हुए हैं, सबके बैठे हुए हैं जो भी इलेक्ट होकर गए हैं। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या पार्लियामेंट मतलब सारी पार्टीज के मेंबर्स? हाँ। पर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ओनली बीजेपी अलायंस पार्टीज। क्या दोनों में डिफरेंस है? तो देश बीजेपी चलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, लेकिन कानून केवल बीजेपी अकेले नहीं बना सकती। कानून बनेगा तब कांग्रेस वाले भी शामिल होंगे। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो अलग अलग चीजें हैं आइडियली? हाँ, ठीक है। चलिए, कंपनीज एक्ट 2013 कब आया? प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली कब? 29 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गजट में छापा गया, 30 अगस्त 2013 को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से। अब देखो एप्लीकेबल कब से हुआ। पहला सेक्शन तो 30 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन 98 सेक्शंस 12 सितंबर से लागू हुए, 143 सेक्शन 1 अप्रैल से लागू हुए अगले साल के। सर अभी भी पूरे का लागू हुए टोटल? हाँ, एंड इसीलिए लिखा है सो ऑन। मतलब ये पूरा एक्ट पहले दिन अप्लाई नहीं किया था, जबकि एक्ट में सेक्शन कितने थे? सर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट लॉ लाए और उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग टाइम पर अप्लाई करे? हाँ हो सकता है, हो रहा है ना आपके सामने। अरे आप तो एक मजे की बात सीखो। एक होती है इंडिया में कंपनीज का टाइप, प्रोड्यूसर कंपनीज, जो किसान बना सकते हैं, किसान अपने बिजनेस करने के लिए प्रोड्यूसर कंपनीज बना सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। तो प्रोड्यूसर कंपनीज जो किसान लोग बनाते हैं ना, वो कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है। कंपनीज एक्ट 2013 आ गया 2013 में, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड नए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन 2020 तक भी नोटिफाई नहीं किए। तो हम 2019 में भी अगर कोई कंपनी बनाते थे नॉर्मल, तो बनाते थे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन वहीं 2019 में अगर हम प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे होते थे, तो हम लिखते थे कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस नोटिफाई ही नहीं हुए थे, 2020 में जाके किए। इतना लेट भी हुआ है। तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी अलग अलग पार्ट में हुई है। ये आपको एक पहली काम की लर्निंग सीखनी चाहिए। जनरल क्लॉजेज एक्ट जब पढ़ेंगे अदर लॉ में, तब बहुत काम आएगा। ये रेफरेंस वापस दूंगा, ये काम आएगा कि एक्ट पहले दिन से पूरा कमेंट्स किया जाए। दिस इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। आगे आते हैं। एक्ट में कितने सेक्शन? 470, 7 शेड्यूल, 29 चैप्टर, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रूल्स। 4 नाम है आपके सामने। कोई भी लॉ पढ़ना है पहले ये नाम सीखो, चैप्टर, सेक्शंस। कोई नोवेल तो है नहीं कि पहले पन्ने से लिखना स्टार्ट किया, 200 पेज बाद जाके रुक गया, कहानी पढ़ लो खत्म। इतना बड़ा लॉ लिखना है तो क्या करेंगे? इतनी बड़ी किताब बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब डायरेक्टर को लेकर सपोज करो कंपनीज एक्ट में 50 सेक्शंस हैं, तो हम 50 सेक्शन ऐसा नहीं लिखेंगे, एक सेक्शन सेक्शन 2 में लिखा और दूसरा सेक्शन सेक्शन 122 में लिख रहे हैं।
हम सारे सेक्शन 50 के 50 एक साथ लिख देंगे कि 49 टू 98 ये 50 सेक्शन हो गए, पर उन 50 सेक्शन का हम क्या बना देंगे, एक चैप्टर। तो लिख देंगे कि सेक्शन 49 टू 98 ये चैप्टर 4 है, ये डायरेक्टर से रिलेटेड चैप्टर है। तो मतलब बताइए, सबसे पहले एक्ट को किस में डिवाइड करते हैं, चैप्टर्स में। अधिकतर तो बड़े कई लॉ 2, 5, 8, 10, 12 चैप्टर में खत्म हो जाता है। कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स है ना। एक चैप्टर डायरेक्टर, एक चैप्टर ऑडिटर, ऑडिटर से तो सारे प्रोविजंस, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। फिर चैप्टर्स के अंडर में क्या है, सेक्शंस। तो पहले एक्ट डिवाइड होता है चैप्टर, फिर डिवाइड होते हैं चैप्टर सेक्शंस में। ठीक है, सेक्शंस दोनों नाम क्लियर हैं आपको। तो ग्रुप ऑफ सेक्शन का क्या बनाया जाता है, चैप्टर। अब नया नाम, रूल्स। समझना, क्या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेस रहती है। अब कंपनीज एक्ट लिखना है उन्हें, तो पता है वो क्या लिखकर छोड़ देंगे, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कंपनीज एक्ट का सेक्शन खत्म। सभी सेक्शन बनाए क्यों था, ये लिखने के लिए कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ, कैसे, बोले वो 2 पेज की प्रोसेस है, नहीं लिखना एक्ट में वरना एक्ट और बड़ा होगा। तो क्या करते हैं, आपके जीवन में कहीं भी कोई लॉ पढ़ो और वर्ड दिख जाए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, आगे बताओ, समझ जाना उस चीज के क्या बनकर आएंगे, रूल्स, जो हम अलग से लिख कर देंगे। और ऐसा मुझे लगता है आपने कई बार सुन देखा होगा, एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में। तो क्या मतलब, क्या प्रिस्क्राइब, कौन करेगा, कब करेगा, करेंगे, कैसे करेंगे, रूल बनाकर करेंगे। तो रूल मतलब क्या है, डिटेल्ड प्रोसेसेस जब हमें लिखनी होती हैं तो हम उनके लिए बना देते हैं रूल्स। वो कंपनीज एक्ट 2013, उसी ने उनको पावर दिए गवर्नमेंट को कि इन इन चीजों से रिलेटेड चीजों पर क्या बना सकते हैं, रूल्स। तो जब कंपनी एक्ट बन जाएगा उसके बाद क्या बनने स्टार्ट होंगे, कंपनीज रूल्स 2014 बने, बन गए हैं, सब सब बने हुए हैं। अब समझना क्या होता है कि अमेंडमेंट एक्ट आया, अब मुझे पता पड़ा कि मुझे कंपनीज एक्ट में ये 12 सेक्शन चेंज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वापस पार्लियामेंट में ले जाना ही पड़ेगा ना। तो मैं पूरा एक्ट लेकर जाऊं वापस पार्लियामेंट में, नहीं, केवल अमेंडमेंट एक्ट बनाऊंगा कि ये 12 सेक्शन में अमेंड करने हैं। वो 12 अमेंडमेंट अप्रूव हो जाए तो आपके वो सेक्शन वहां से क्या हो जाएंगे, अमेंड हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट। पर रूल्स अलग चीज होती है। रूल्स क्या है, हमने बोला प्राइवेट पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होगी, तुम डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करोगे, इस रिजोल्यूशन पास होने के बाद आरओसी को कैसे इंटीमेट करोगे, इन चीजों की प्रोसेस कहां लिखेंगे, वो रूल्स में। तो उन्होंने हर चीजों के रूल्स बना रखे हैं, और हर चैप्टर में मिनिमम एक रूल तो है ही। सही बताऊं आपको, कंपनीज एक्ट जितना बड़ा है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं अगर सारे रूल को इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो डिटेल्ड प्रोसेस है। हाँ हाँ, एक्ट नहीं है, एक्ट की पावर यूज करके बने हुआ लॉ है, जिसे एक्ट नहीं कहा जाता, उसे क्या बोले जाते हैं, रूल। एक्ट प्रोविजन देता है, रूल प्रोसेसेस देते हैं। एक ने पावर दी, कन्वर्ट कर लो, कैसे करेंगे, रूल बताएगा। रूल रूल में लिखा है ना, आएगा बना हुआ, कंपनीज रूल्स 2014 फॉर डायरेक्टर्स, कंपनीज रूल 2014 फॉर ऑडिटर्स, कंपनीज रूल 2014 फॉर कन्वर्जन ऑफ एंटिटीज, उसमें लिखा हुआ है पूरा। ये रूल भी बकायदा पार्लियामेंट गया है, पास हुआ है, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट आपके सिलेबस में डिटेल्ड में रूल तो नहीं है, लेकिन जैसे आपके सिलेबस में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस है, अब बिलीव में इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस कंपनीज एक्ट में लिखी हुई नहीं है, तो वो कहां लिखी हुई है, तो हम पढ़ेंगे ही। आ रहा हूं ना, अभी अभी तीसरे नाम पर ही रुका हुआ हूं, बस वहीं आ रहे हैं डायरेक्टली अब। तो रूल क्लियर है आप सबको। हमारे एक्ट में क्या रूल्स भी हैं, जहां जहां है वहीं वहीं, आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, हमारा तो सिलेबस डिफाइंड है कि ये पढ़ना है। अब वो या तो एक्ट से आ रहा होगा वो प्रोविजन, या रूल से आ रहा होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट नाम, फिर डिस्कशन खत्म आज का। क्या, शेड्यूल्स, ये क्या होता है। मैं बता रहा हूं आपको कि आपने शेड्यूल का भी नाम सुना हुआ है। हर कंपनी को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं,
कैसे बनाऊं? ऐसे ये वाली बैलेंस शीट, इधर लाइबिलिटी इधर असेट? नहीं तो बोले सर वो, बहुत बढ़िया। बोले सर एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आता है पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना, ऐसा आता है। कहां लिख, किसने बोला ऐसे ही बनाना? कंपनीज एक्ट ने। तो कंपनीज ने लिखा होगा कि ऐसे बनाना, कंपनी एक्ट ने लिख दिया होगा अगेन कि हम बता देंगे कैसे बनाना है। तो उसके लिए कंपनी एक्ट ने क्या बना दिए? शेड्यूल। आप जानते हो, आपने खुद ने पढ़ा है शेड्यूल 3। मैं कह रहा हूं आपने सब चीजें देखी है, बस आपने कभी दिमाग नहीं लगाया। शेड्यूल क्या होते हैं? जब भी एक्ट को किसी चीज की क्या बनानी होगी, लिस्ट, या किसी चीज का क्या बनाना होगा, फॉर्मेट, तो वो कहां बना कर देंगे? शेड्यूल्स में। ऐसे 7 शेड्यूल हैं कंपनीज एक्ट में, जिनमें से एक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, शेड्यूल 3। ये रोल है इन सबका। कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल हैं, 29 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, किसी में एक, किसी में 5-5 भी हैं, और टोटल सेक्शंस हैं 470। ऑल राइट, खत्म करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट का। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।